हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हर वर्ष की भांति यह वर्ष भी आपके जीवन में खुशियों से भरा हुआ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी का मोन टू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो ऑक्सीजन और जो CO2 का जो स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है, और पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरी को पढ़ लिया था। आज हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जो ऑक्सीजन और जो CO2 का जो स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो आइए डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 गैसेज। यानी कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है उनका जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। इसकी जो थ्योरी थी वो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन आज इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। जो हमारा हृदय होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। जो हमारा हृदय होता है वह 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। कुछ इस प्रकार से 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर की तरफ जो 2 चैम्बर होते हैं ये आलिंद कहलाते हैं, जबकि जो नीचे की तरफ 2 चैम्बर होते हैं ये निलय कहलाते हैं। देखिए, ये जो चैम्बर होता है ये दायां आलिंद कहलाता है, यानी कि राइट ऑरिकल होता है। जबकि इसके जस्ट नीचे जो चैम्बर होता है वह राइट वेंट्रिकल होता है, यानी कि दायां निलय होता है। जबकि इस साइड में, लेफ्ट साइड में बात करें तो ये जो होता है ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, यानी कि बायां आलिंद होता है। जबकि इसके जस्ट नीचे जो चैम्बर होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि बायां निलय होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये दायां आलिंद होता है और इसके जस्ट नीचे जो दायां निलय होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। दायां आलिंद और जो दायां निलय होता है इन दोनों के बीच में त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। जबकि जो बायां आलिंद होता है और जो बायां निलय होता है इन दोनों के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, यानी कि द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। ये जो कपाट होते हैं ये द्विवलनी कपाट होते हैं, जबकि ये जो होते हैं त्रिवलनी कपाट होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहां पर क्या होता है कि लंग्स होते हैं, या फिर एल्वुलाई भी बोल सकते हैं हम। और यहां पर क्या होता है कि टिश्यू होते हैं, या फिर इन्हें हम बॉडी ऑर्गन भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो नलिका होती है ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय सिरा। और ये जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसके बाद देखिए, ये जो नलिका होती है ये एओर्टा कहलाती है, यानी कि महाधमनी। और इसके अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसके अंदर जो ब्लड होता है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध ब्लड होता है। इसके बाद देखिए, जो नलिका होती है ये जो नलिका होती है वेना केवा कहलाती है। वेना केवा यानी कि महासिरा। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके बाद देखिए, ये जो नलिका होती है यहाँ से निकलती है और लंग्स की तरफ जाती है। और ये जो नलिका होती है इसे
पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए दोस्तों, हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि जो धमनियां होती हैं उनके अंदर शुद्ध ब्लड पाया जाता है, जबकि जो सिराएं होती हैं उनके अंदर अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। धमनी है उसके बावजूद भी देखिए आप, इसके अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धमनी होकर भी इसके अंदर क्या होता है कि अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, जबकि सिराओं के अंदर क्या होता है कि अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। लेकिन देखिए, ये एक ऐसी सिरा होती है जिसे पल्मोनरी वेन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि सिरा है उसके बावजूद भी इसके अंदर देखिए क्या है कि शुद्ध ब्लड पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि धमनियों के अंदर क्या होता है कि शुद्ध ब्लड पाया जाता है, जबकि जो सिराएं होती है उनके अंदर अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ये एक अपवाद है, क्योंकि धमनियों के अंदर शुद्ध ब्लड पाया जाता है जबकि सिराओं के अंदर अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे बताइए कि ऐसी कौन सी धमनी है जो धमनी होकर भी जिसके अंदर अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, तो उसका आंसर होता है पल्मोनरी आर्टरी। जबकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वह कौन सी सिरा है जो सिरा होकर भी जिसके अंदर शुद्ध ब्लड पाया जाता है, तो इसका आंसर होता है पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय सिरा। इसके बाद देखिए जो गैसों की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो क्या होता है कि जब वायुमंडल से जो ऑक्सीजन यहाँ से एंटर करती है, इसके बाद में ये पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय सिराओं से होते हुए लेफ्ट ओरिकल में आती है। और लेफ्ट ओरिकल में आने के बाद यहाँ से क्या होता है कि ये जो एयर होती है महाधमनी से होकर हमारे टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती है। और यहाँ से ये जो एयर होती है ये हमारे शरीर के अंगों तक पहुँचाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो CO2 होती है, ये जो CO2 होती है, यहाँ से जो CO2 होती है टिश्यू से बाहर निकलती है। और ये जो CO2 होती है वेना केवा से होती हुई राइट ओरिकल के पास आती है और राइट ओरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाती है। जैसे ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है, इसके बाद में ये जो CO2 होती है फेफड़ों के द्वारा, ये जो CO2 होती है फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से हमारे अंदर जो गैसों की क्रिया होती है। इसके बाद एक नोट लगा करके लिखिए दोस्तों, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। देखिए ये क्या होता है, ये एक आरेख होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता होती है एक तरफ, और इधर नीचे ऑक्सीजन का तनाव होता है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। अब देखिए इसमें क्या दो कंडीशन होती है इसमें। एक क्या होता है कि जब CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो ये कर्व होता है ये राइट साइड में वियोजित होकर के शिफ्ट हो जाता है। ये जो कर्व होता है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। किसकी तरफ? टिश्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि ऊतकों की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वो वियोजन होता है, यानी कि डिसोसिएशन होता है। ये डिसोसिएशन के कारण राइट साइड में ऊतकों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वह यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि दूसरी कंडीशन ये होती है इसमें
जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा हो और CO2 का आंशिक दाब कम हो तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो कर्व होता है ये एक सिग्मोइड यानी कि सिग्मोइड आकार का कर्व बनाता है और ये लेफ्ट साइड में फेफड़ों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर फेफड़ों की तरफ शिफ्ट हो जाता है यानी कि लंग्स। और यहाँ पर क्या होता है, संयोजन होता है यानी कि एसोसिएशन होता है, संयोजन होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अब क्या होता है कि जब ये जो कर्व होता है लेफ्ट साइड में संयोजन के द्वारा शिफ्ट होता है तो इससे क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण भी होता है। कब? जब ये जो कर्व होता है ये संयोजन के दौरान लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है यानी कि फेफड़ों से बंध जाता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो श्वसन संबंधी जो आयतन होते हैं। तो आइए हेडिंग लगा दीजिए, श्वसन संबंधित आयतन। देखिए इसमें पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। इसे ज्वारीय आयतन भी कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं टीवी। इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो एयर को जो अंदर लेने की जो क्रिया होती है और एयर को जो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वही टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। तो लिख लीजिए ब्रीथिंग के समय एयर को अंदर लेना व बाहर निकालना, और टाइडल वॉल्यूम की जो मात्रा होती है वह 500 ml होती है। इसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा होता है वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे IRV भी कहते हैं। ये देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एयर की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अंतःश्वासित की जाती है उसे IRV कहते हैं। तो लिखिए एयर की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, ये जो होती है IRV कहलाती है। और इसकी जो मात्रा होती है वह देखिए कितनी होती है। जो IRV की जो मात्रा होती है वह 3000 ml होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए जो तीसरा होता है वह होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे ERV भी कहते हैं, यानी कि ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एयर की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक निश्वासित की जाती है यानी कि बाहर निकाली जाती है। तो लिखिए एयर की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है। निश्वासित का मतलब होता है कि बाहर निकाल सकता है। और जो ERV की जो मात्रा होती है वह
1100 ml होती है। इनके ये जो मान है आपको याद रखना है। जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है, जबकि जो IRV होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये 3000 ml होता है, जबकि जो एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होता है ERV होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो 1100 ml होती है। इसके बाद देखिए जो इसमें जो चौथा होता है वो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसे IC भी कहते हैं। ये देखिए क्या होता है, यानी कि सामान्य निःश्वासन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है, ये जो होता है IC कहलाता है। तो लिखिए सामान्य निःश्वासन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। अंतःश्वासित का मतलब होता है कि अंदर लेना, कब? निःश्वासन के बाद में। और इसका जो मान होता है IC का जो मान होता है वह जब IRV और टाइडल वॉल्यूम को जब ऐड कर देते हैं तो किसका मान आ जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मान आ जाता है। देखिए कितना आता है। जो IRV होता है वो हमने अभी पहले ही पढ़ा है, कितना होता है? 3000 ml होता है, जबकि जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना पढ़ा था? 500 ml होता है। तो ये यहाँ से कितना आ जाता है? 3500 ml आ जाता है। किसका मान? IC का मान। तो IC की जो मात्रा होती है यहाँ से 3500 ml आ जाती है। इसके बाद देखिए जो अगला होता है 5 नंबर पर जो होता है वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है। तो लिखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसे EC भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि सामान्य अंतःश्वासन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा निःश्वासित की जाती है। तो लिखिए सामान्य अंतःश्वासन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है। ये जो होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। और इसकी जो मात्रा होती है वह क्या होती है? जब ERV और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो EC का मान आ जाता है। देखिए कितना आता है। ERV का मान अभी हमने पहले पढ़ा था कि 1100 ml होता है, और जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 500 ml होती है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो EC का मान आ जाएगा कितना? 1100 और 500 कितने होते हैं? 1600 ml। ये जो 1600 ml होता है ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मान आ जाता है। याद रखना है दोस्तों आपको। इसके बाद 6 नंबर पर देखिए एक होता है रेजुअल वॉल्यूम। इसे RV भी कहते हैं। देखिए रिजुअल जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है? यानी कि एयर की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है, रिजुअल वॉल्यूम कहलाती है। तो लिखिए एयर की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वासन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है। शेष रह जाती है क्या कहलाती है? रिजुअल वॉल्यूम कहलाती है। और जो रिजुअल जो वॉल्यूम का जो मान होता है वह 1200 ml होता है। इसके बाद देखिए 7 नंबर पर जो होता है वो होता है फंक्शनल रिजुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रिजुअल कैपेसिटी, इसे FRC भी कहते हैं।
देखिए ये जो फंक्शनल रिजुअल कैपेसिटी होती है इस रिजुअल वॉल्यूम की जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि रिवर्स होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि बलपूर्वक होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि सामान्य होता है, यानी कि सामान्य निःशोषण के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, FRC कहते हैं। तो लिखिए एयर की वह मात्रा जो सामान्य निःशोषण के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है, क्या कहलाती है, FRC कहलाती है। इसमें क्या है, इसमें तो बलपूर्वक निःशोषण के बाद होता है और इसमें क्या होता है कि सामान्य निःशोषण के बाद। इतना याद रखना है आपको। इसका क्या मान होता है, तो जो FRC का मान होता है वह होता है जब ERV और RV इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो FRC का मान होता है। और ERV का भी हमने मान पढ़ा था, कितना होता है, 1100 ml होता है, जबकि RV का कितना पढ़ा था, वह 1200 ml पढ़ा था। तो FRC का जो टोटल मान आता है वो कितना आता है, यहाँ से देखिए 2300 ml आता है। इसके बाद 8 नंबर पर देखिए, एक होता है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि इसे VC भी कहते हैं। और इसका जो मान होता है देखिए कितना होता है, जो वाइटल कैपेसिटी की जो मात्रा होती है ये इस प्रकार से निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें IRV होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, और ERV होता है। जब इनको ऐड कर देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी का मान आता है, देखिए कितना आता है। IRV हमने पढ़ा था 3000 ml होता है, जबकि टाइडल वॉल्यूम कितना पढ़ा था, 500 ml होता है। और जो ERV होता है वो कितना होता है, 1100 ml होता है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी का मान आता है, देखिए कितना होता है, 3500 और 1100 कितना होगा, ये 4600 हो गया। ये जो 4600 ml होता है ये वाइटल कैपेसिटी का मान होता है। इसके बाद देखिए 9 नंबर पर होता है एक टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, और इसे हम TLC भी कहते हैं, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखिए इसका जो मान होता है वो कितना होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी का, यानी कि TLC। ये जो TLC निकालते हैं हम जब वाइटल कैपेसिटी को और RV को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाती है। देखिए कितनी आती है, अभी हमने वाइटल कैपेसिटी पढ़ी है, कितनी होती है, 4600 ml। और जो रेजुअल जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 1200 ml। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में कितनी आ जाती है, 4600 और 1200 5800 ml। ये जो 5800 ml आता है ये टोटल लंग्स कैपेसिटी का मान आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।